सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज इस वीडियो में हम अपने पूरे फ्रीडम चैप्टर का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जेएस मिल का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम उस चीज़ को भी समझेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है फ्रीडम का, वो कवर हो जाएगा। सो बिफोर बिगनिंग, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के बाकी जो बेसिक्स पार्ट है, इससे पहले के जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो आप इस अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं एंड आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप खुद सोचिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आप सुनते हैं, जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी एज अ नेचर। हम सभी का जो नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब का नेचर ये है कि हम समझते हैं चीज़ों को, हमारे कुछ सर्टेन थॉट्स होते हैं और हम उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से हो, बोलकर, लिखकर, किसी को बताकर या किसी और तरीके से, है ना। तो ये सारे तरीके क्या है? ये सारे तरीके हैं कि हम अपने थॉट्स को, जो हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, उन सभी को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ह्यूमन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बाकी सभी लोगों से अलग, बाकी सभी स्पीसीज से अलग इसलिए है क्योंकि उसके पास थॉट्स हैं। इसीलिए उसको एक्सप्रेशन में भी लेकर के आना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो कोई मायने हुए ना। जैसे सपोज़ आप बहुत अच्छे कवि हो, लेकिन मैंने आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, तो क्या होगा? आप अपने जो लिखने की, बोलने की जो एबिलिटीज़ है, वो जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो तो आप दुनिया के सामने रख नहीं पाओगे। अपने आप को आप दुनिया के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप घुटन महसूस करोगे। ठीक है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मिनिमम एरिया है, रिकॉल करो, हमने नेगेटिव लिबर्टी में एक मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस पढ़ा था। मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस नहीं है, ना किसी सोसाइटी का, ना किसी कम्युनिटी का। और उसी के अंदर, इसी नॉन इंटरफेरेंस के एरिया में एक फ्रीडम जो होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि हमारे अपने थॉट्स होते हैं, हमारे अपने ओपिनियंस होते हैं, हमारे अपने व्यूज़ होते हैं। तो अब अगर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा? तो हमारी लिबर्टी छीन ली जाएगी। ठीक है। जेएस मिल आते हैं और जेएस मिल बहुत सारे रीजंस देते हैं कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। और उन्हीं सब के आइडियाज़ को, इनके आइडियाज़ को हम और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में एक पर्टिकुलर ब्लू बॉक्स है जिसके अंदर जीएस मिल ने जो लॉजिक्स दिए हैं कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। उसको हम बहुत आराम से एक एक पॉइंट को समझ समझ करके करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है, आपने भी देखा होगा जनरली, कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ सर्टेन बुक्स को, प्लेस को, कभी कभी फिल्म्स को या एकेडमिक आर्टिकल्स को बैन करने की डिमांड करी जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के ओपिनियंस जो इस बुक में लिखा हुआ है या जो उस पर्टिकुलर फिल्म में दिखाया गया है उससे डिफ़र करते हैं, और वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे ओपिनियंस के मुताबिक ये नहीं है, या हमारे सेंटिमेंट्स को ये पर्टिकुलर बुक या ये पर्टिकुलर फिल्म एक तरीके से हमारे सेंटिमेंट्स और हमारी फीलिंग्स को हार्म कर रही है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं और इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक या इस पर्टिकुलर फिल्म को बैन कर दिया जाए। ठीक है। इसीलिए डिमांड उठाई जाती है। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो एक फंडामेंटल वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आपकी बुक में क्या बोला गया है? बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू, सो द सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पीपल हु वॉन्ट टू रेस्ट्रिक्ट इट। अगर कोई व्यक्ति ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहता है, रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है, तो सोसाइटी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आए और वो प्रोटेक्ट करे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है वो हमने स्टार्टिंग में समझ ही लिया।
वॉलेटायर एक थिंकर थे, ठीक है। वॉलेटायर ने क्या बोला है, वॉलेटायर ने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इम्पोर्टेंस को समझने में। क्या कहते हैं? आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से दैट। क्या बोल रहे हैं? मैं डिसअप्रूव करता हूँ जो आप कह रहे हो, आपका कोई भी ओपिनियन है जो आप बोल रहे हो, मैं उस ओपिनियन से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके राइट को डिफेंड करूँगा। आपका कौन सा राइट? राइट ऑफ एक्सप्रेशन। आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मैं मरते दम तक ये जो आपका राइट है जिसकी वजह से आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, मैं उसको डिफेंड करूँगा इवन दो मैं आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वॉट द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं कि भले ही सोसाइटी में अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमसे कोई ओपिनियन अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन हमसे अलग है, तो हम ये बोले कि नहीं तुम अपने ओपिनियंस को मत बोलो, तुम अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा वॉलेटायर की जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उससे हमें समझ में आता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चले तो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कुछ और सर्टन हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर किस किस तरीके से कंट्रोल लगाए जाते हैं। दीपा मेहता वो फिल्म मेकर थे, वो एक फ़िल्म बनाना चाहते थे वाराणसी में विडोज़ के ऊपर, ताकि वो दिखा सके पूरी दुनिया को कि किस तरीके से जो विडोज़ हैं उनके दर्द की कहानी क्या है। लेकिन कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, अगर ऐसे दिखाई जाएगी, विडोज़ की कहानी दिखाई जाएगी, तो इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी बैड इमेज कहीं ना कहीं आ जाएगी। भारत को गलत तरीके से देखा जाएगा, इंडियन सोसाइटी को गलत तरीके से देखा जाएगा, और जो वाराणसी है, इवन वाराणसी को भी बैड नेम से जाना जाएगा कि वाराणसी में देखो विडोज़ के साथ क्या हो रहा है। इसलिए लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करा और वहाँ पर फिल्म नहीं बनने दी। क्यों नहीं बनने दी? क्योंकि वो मान रहे थे कि अगर फिल्म बन जाती है तो उनके लिए, उनके नाम के लिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि कंट्री के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा, कंट्री की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है, कुछ सर्टन बुक्स होती है, रामायण रीटोल्ड, सतानिक वर्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके से कुछ सर्टन बुक्स है जो बैन कर दी गई है आफ्टर प्रोटेस्ट। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, मे बी सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन ना किया गया हो, बट यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बुक्स का ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हम आइडिया क्या डिस्कस कर रहे हैं। आइडिया हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन बुक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो एक सर्टन सेक्शंस के द्वारा एक्सेप्टेड बिलीव्स नहीं थी, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से बाकी अदर बुक्स का नाम भी दिया हुआ है, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड मी नाथुराम बोल्टे, ठीक है। इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर सारी बुक्स थी वो क्या कर दी गई, वो भी बैन कर दी गई। प्रोटेस्ट हुआ तो बैन कर दी गई। अब इतनी सारी चीज़ें हमने सब कुछ बैनिंग के बारे में देखी, तो अब हम बैनिंग को डिस्कस करते हैं। बैन करने का मतलब क्या होता है? बैन करने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने कोई भी चीज़ लिखी तो हम उसको पूरी पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो बैनिंग क्या है? बैनिंग एक इजी सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि क्योंकि जो पॉपुलर डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है, वो उसको मीट कर देता है। अगर लगा कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा लोग प्रेशर बना रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बुक को बंद कर दो, इस पर्टिकुलर फिल्म को मत आने दो, तो गवर्नमेंट भी प्रेशराइज हो जाती है और क्या करते हैं फिर, बैन कर दी जाती है चीज़ें। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लोगों की प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंगली तो ठीक है कि ठीक है भाई, लोगों की बात तो मान ली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल है। क्यों क्यों हार्मफुल है? किसी भी सोसाइटी में अगर बार बार इसी तरीके से हर चीज़ को बैन किया जाने लगा तो क्या होगा, बैनिंग एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज़ भी करेगा ना, फिर उसको भी बैन कर दिया जाएगा। कोई गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसिज्म के फॉर्म में अगर वो कुछ कोई वीडियो बनाएगा, कोई आर्टिकल लिखेगा, कोई बुक्स लिखेगा, कोई फिल्म्स बनाएगा, तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है फिर? क्या हम कह सकते हैं फिर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? नहीं है ना, फिर रहेगा ही नहीं, फिर तो क्रिएटिव फ्रीडम ही ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। जस्ट बिकॉज कि हम ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज हम गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकती है, लेकिन उसको भी बैन किया जा रहा है,
ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी सोसाइटी के कुछ सर्टेन रिचुअल्स के बारे में फ़िल्म बना रहे हो जो गलत है, जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उनको भी बैन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि वो सोसाइटी के लिए गलत हो जाएगी, सोसाइटी को गलत शो करेगी, सोसाइटी के इमेज के लिए अच्छी नहीं होगी। तो क्या हो रहा है, इन सब की वजह से एक हैबिट बन जाएगी और हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो नहीं हम सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या हमें बैन कभी करना ही नहीं चाहिए चीज़ों को? हमने सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स भी तो देखी है कि फिल्म में एक पर्टिकुलर सेक्शन, जब एक पर्टिकुलर सीन या एक पर्टिकुलर डायलॉग जब एक्सेप्टेबल नहीं होता है सोसाइटी को, तो वो क्या डिमांड करते हैं? वो डिमांड करते हैं कि सेंसरशिप लगाओ। सेंसर बोर्ड उस पर्टिकुलर सीन या उस पर्टिकुलर डायलॉग को कट कर देता है ना? तो पूरी फिल्म को तो बैन नहीं किया जाता, उसमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को हटा दिया जाता है ऑन द बेसिस कि एक सर्टन सेक्शन डिमांड कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ की, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पद्मावत मूवी देखें, पहले नाम कुछ और था, फिर चेंज किया गया, रेजिस्ट किया गया एक सर्टन कम्युनिटीज़ के द्वारा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, तो फिर नाम चेंज किया गया, उस मूवी से कुछ सर्टन सीन्स भी हटाए गए। तो वो था एग्जाम्पल ऑफ सेंसरशिप। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि कब हमें बैन करना चाहिए और कब हमें बैन नहीं करना चाहिए। क्या हमें कभी बैन ही नहीं करना चाहिए? ये सारे ऐसे डिबेट्स हैं जो डेमोक्रेसी में लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि अगर हम बैन करेंगे तो कुछ लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ गया है। ठीक है, हम हर चीज़ को बैन करना फिर चालू कर देंगे, इसीलिए भी बैन नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम कुछ बैन ना करें तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो सेक्शंस को लग रहा है कि उनका सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट पर आँच आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारा भी तो फ्रीडम है, कि हमें एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर हमारी फ्रीडम ऑफ डिग्निटी हो, हमें एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए। लेकिन ये जो बुक में बोला जा रहा है या फिर ये इस पर्टिकुलर मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो हमारी डिग्निटी के खिलाफ है और हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया देखे, तो वो लोग रेजिस्ट करेंगे फिर। इसीलिए लगातार डिबेट चलती रहती है, कब बैन करना चाहिए, कब बैन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये एक डिबेट लगातार सोसाइटी में होती रहती है। हम ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी डिबेट्स हमारे टॉपिक से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, जो कि है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ऊपर किस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है इंग्लैंड का एग्जाम्पल। इंग्लैंड में जो रॉयल हाउस होल्ड है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर काम करने जाता है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि जब भी वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ेगा उसके बाद ना तो वो कभी इंटरव्यू दे सकता है, ना वो आर्टिकल लिख सकता है, ना वो बुक लिख सकता है, और ना ही वो कुछ भी लिख सकता है जो रॉयल हाउस होल्ड की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो या हाउस होल्ड में कुछ भी इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं उसके बारे में हो। तो एक इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि क्या ये एक अनजस्टिफाइबल कॉन्स्ट्रेंट है ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ गलत है? तो डेज पर भी डिबेट हो सकती है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्स्ट्रेंट लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि बाकी पूरी की पूरी ब्रिटेन की सोसाइटी को पता होना चाहिए कि रॉयल हाउस होल्ड में किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, पता होना चाहिए, है ना? ये हो सकता है एक तरीके से। वहीं दूसरी ओर कुछ सर्टन कम्युनिटीज़ आकर के ये बोलेगी, कुछ सर्टन सेक्शंस आकर के बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि जो रॉयल हाउस होल्ड है उनके उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो प्राइवेसी है ना? कुछ सर्टन डिबेट्स, कुछ सर्टन ऐसे हो सकते हैं जो प्राइवेट चीज़ हो, रॉयल हाउस होल्ड के मेंबर्स की ही आसपास की बात हो, उनके बीच की ही बात होती है, तो वो क्यों फिर बाकी सभी लोगों को पता चले? तो उसके इस तरीके से भी बात करी जा सकती है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये पूरी कंट्री के लिए हो सकता है एक बैड इमेज क्रिएट करे। ठीक है, इस तरीके से भी बात करी जा सकती है। लेकिन मूल में बात यही आती है यहाँ पर भी कि इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, क्या हम इनको मान सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस सही है या नहीं है? ठीक है, इस पर भी एक तरीके से डिबेट हो सकती है। तो अब हम क्या समझ रहे हैं? अब तक हमने ये समझा कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स लगाने वाले अलग अलग लोग होते हैं।
कभी रिलीजियस सोसाइटीज़ लगाती है कॉन्स्टेंट, कभी स्टेट लगाते हैं। लेकिन जब भी या तो रिलीजियस ग्रुप्स लगाते हैं या स्टेट लगाते हैं, तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइट अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट्स विच आर पुट फॉरवर्ड बाय रिलीजियस कम्युनिटीज़ और कल्चरल कम्युनिटीज़ और स्टेट अथॉरिटीज़। क्यों होता है डिफ़िकल्ट फाइट करना? फाइट करना डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पावरफुल लोग होते हैं, ये अथॉरिटीज़ होती है, और इनसे, इनके रेस्ट्रिक्शंस से बचना, इनके रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, उसके लिए एक लगातार लंबी स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा लंबे रेजिस्टेंस के बाद जा कर के हम अपने फ्रीडम को गेन कर पाते हैं। इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल ग्रुप्स होते हैं। स्टेट बहुत पावरफुल ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप्स बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि वी विलिंगली फॉर द सेक ऑफ परसुइंग आर गोल्स एंड एम्बिशंस वी एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कभी कभी हम विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और अगर हम विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब ये है कि हम तब ये नहीं कह सकते कि हमारा जो फ्रीडम है वो कर्टेल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो रेस्ट्रिक्शंस हमने अपनाए हैं, वो विलिंगली रेस्ट्रिक्शंस अपनाए हैं, हमने खुद माना है कि वो रिस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल समझे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझो कि हमें पता है कि ट्रैफिक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो हमने अपनी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हमने उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि एक सर्टेन रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के ऊपर हमें उन रूल्स को मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? जिसकी जैसी मर्जी है, जितनी स्पीड है, जिस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योस हो जाएगा। हम अपनी लाइफ को ऑन रोड सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए हम रेस्ट्रिक्शंस लगवाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं कि पुलिस आए, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को चलाए। भले ही हमें ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकना पड़े 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो हमें एक्सेप्टेड है, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए हम सारे रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये होता है यहाँ पर इम्पोर्टेंस कि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं वो हम विलफुली एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दे आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए सोशल मीडिया को। हम खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट कंट्रोल करे सोशल मीडिया को, क्योंकि इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर फेक न्यूज़ प्रमोट करता है उसके ऊपर एक्शंस ले। भले ही हो सकता है इसकी वजह से हमारे ऊपर भी थोड़े से रेस्ट्रेंट्स लगे, हमें भी बहुत केयरफुल होना पड़े कि हम क्या लिखने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो लिख रहा है, फेक न्यूज़ के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट को आना चाहिए और गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए चीज़ों को, एक रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स लगाने चाहिए, और वो हम विलफुली एक्सेप्ट करेंगे उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारे कुछ सर्टेन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हमने शुरू करी थी ये पूरा चैप्टर, जब हमने बिगिन करा था, तो हमने सिंपल सी लाइन पढ़ी थी, फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और फिर हमने क्या बात करी? फिर हमने बात करी कि फ्रीडम एम्बॉडी करता है हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटीज़ को टू मेक द चॉइसेस। ठीक है, और जब हम चॉइसेस की बात करते हैं तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि जो भी हम चॉइस बना रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी पड़ेगी। जो हमारा एक्शंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होगी। अगर हमारे एक्शन की वजह से किसी और की लिबर्टी पर अफेक्ट हो रहा है तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। हमारी वजह से अगर किसी की जान चली गई है तो हमें भी हमारी लिबर्टी को कर्टेल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारी लिबर्टी को कर्टेल करेगी और हमें जेल में डालेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे एक्शंस, हमारी चॉइसेस, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा कि हम क्या चॉइस कर रहे हैं। हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आ रहा है और हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। नहीं भाई, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा अपने चॉइसेस के लिए। फिर कम नंबर आएंगे, माता पिता की डांट पड़ेगी, तो हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। टीचर की भी डांट पड़ेगी, है ना? तो हमें देखना है, हम अगर फ्री है, हमारे पास अगर चॉइसेस है, इट डज़ नॉट मीन कि हम अपने कॉन्सिक्वेंसेस से भी दूर हो जाएंगे। नहीं, अगर हम कोई चॉइस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर सीधा सीधा होगा और हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे खुद। तो जो हमारी कैपेसिटी है टू मेक द राइट चॉइसेस और इन अ रीजन मैनर, वो
डिपेंड किस चीज़ पर करती है कि हम सही डिसीजन कर रहे हैं, हम सही चॉइस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कैसे हम डिसाइड करें। ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर ये डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है हमारी एजुकेशन के ऊपर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कोई भी हम एक्शन लेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमें हमारे ऊपर पड़ेगा। इसकी अवेयरनेस हमारे ऊपर होनी चाहिए, इतना हमें पता होना चाहिए, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए कि किस तरीके से राइट चॉइस करनी है, राइट चॉइस क्या होती है, राइट चॉइस कैसे डिसाइड करनी है। वो सब कुछ जब हम एजुकेशन लेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे हम फिर करेक्ट तरीके से अपनी चॉइसेस को, अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पाएंगे। हमें अवेयरनेस होगी कि हमारी राइट्स क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हमें पता होगा कि अगर हम कहीं सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे ऊपर भी हो सकता है। अगर हम किसी को गलत बोल देंगे, अब्यूज़ कर देंगे ना किसी को सोशल मीडिया पर, तो वो लीगल एक्शन ले सकता है हमारे खिलाफ। ये सब पता कैसे चलेगा हमें? ये सब हमें पता चलेगा जब हमें जागरूकता होगी, अवेयरनेस होगी, हम एजुकेट रहेंगे अपने चॉइसेस को लेकर के और अपने एक्शंस को लेकर के, ठीक है। तो लास्ट में ये बात कर दी गई है। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक टॉपिक और रहता है, जेएस मिल का आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक नई चीज़, नए नए एग्जाम्पल्स के साथ हम हर आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन कि क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जेएस मिल का आइडिया। जेएस मिल बेसिकली एक पॉलिटिकल थिंकर थे, एक एक्टिविस्ट थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में। और वो हमेशा डिफेंड किया करते थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वो बात किया करते थे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ डिस्कशन की, ठीक है। उनकी बुक ऑन लिबर्टी, उसमें वो 4 रीज़न देते हैं कि क्यों क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए उन लोगों के लिए भी, उन आइडियाज़ के लिए भी जो आइडियाज़ हमें आज के टाइम में फॉल्स लगते हैं, झूठे आइडियाज़ लगते हैं या मिसलीडिंग आइडियाज़ लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई आइडिया एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि हम कहते हैं कि ये तो आइडिया फॉल्स आइडिया है, ये आइडिया मिसलीडिंग आइडिया है, ये सही नहीं आइडिया, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए? उसके लिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? हमें क्यों ऐसे ओपिनियंस को भी सुनना चाहिए जो हमें लगता है कि गलत है? क्यों होना चाहिए? उसके 4 रीज़न दिए हुए हैं, वही हमें पढ़ना है। पहला रीज़न, कोई भी आइडिया कंप्लीटली फॉल्स होता ही नहीं है। जो हमें आज के टाइम में फॉल्स लगता है उसमें भी एक सर्टेन छोटा सा एलिमेंट होगा जो कहीं ना कहीं सच होगा। एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ के बारे में बोलते हैं जेएस मिल। पहली चीज़ क्या बोली? नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स एंड देयर इज गोइंग टू बी सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रुथ विद इन एवरी फॉल्स आइडिया। और अगर हम उस पूरे फॉल्स आइडिया को बैन कर देंगे तो क्या होगा? वो जो एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है वो भी तो हम लोग खो देंगे ना। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझो, केवल एग्जाम्पल है, बस समझते चलना। आज के टाइम में अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ह्यूमन बीइंग्स इमॉर्टल हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स मरेंगे ही नहीं, तो आप बोलोगे कि आज के टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आज के लिए तो ये एक फॉल्स आइडिया है, एक मिसलीडिंग आइडिया है, सभी बोलेंगे ना, है ना। तो इसमें जब हम ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में ये फॉल्स आइडिया है, मिसलीडिंग आइडिया है, लेकिन इसमें हमें समझना होगा एक एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इसमें भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि चलो मान लिया भले ही आज के टाइम में ऐसी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन आज के एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इमॉर्टल हो जाए, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 साल तो नहीं, बट आने वाले 100 साल में हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ले, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर ले कि ऐसा पॉसिबल हो कुछ लोगों के लिए कि वो इवन मृत्यु के भी पार जा सके, मतलब वो अमृत्य हो जाए, वो इमॉर्टल हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है। या अगर ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सर्टेन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी तो हो सकती है कि अगर ये आइडिया को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग सच मान लें तो कुछ इनोवेशंस हम ऐसे करें, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स या कुछ एक्सप्लोरेशंस हम ऐसे करें जिससे हम ह्यूमंस की लाइफ स्पैन बढ़ा सके। आज नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ स्पैन 70 ईयर्स 80 ईयर्स हो चुकी है। तो हम धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ ऐसे सर्टन इनोवेशंस करें, इन्वेंशंस करें मेडिसिन की फील्ड में कि ह्यूमन की लाइफ 200 ईयर्स हो जाए, 200 से ज़्यादा हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, ठीक है। इसको केवल एक एग्जाम्पल समझना कि
क्यों एग्जाम्पल ये लिया जा रहा है? ताकि आप आइडिया को समझो, जेएस मिल के आइडिया को। इसमें मत डिबेट में चले जाना कि भाई डेथ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमंस की लाइफ तो 200-300 ईयर्स नहीं हो सकती। इसमें नहीं घुसना है हमें। हमें अपने बुक के मेन आइडिया पर ही चिपके रहना है, वहीं पर स्टिक रहना है। तो इससे हमने क्या समझा कि एक आइडिया जो फॉल्स हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ होता है, और वो एलिमेंट ऑफ ट्रुथ हम लूज़ कर देंगे अगर हम उस आइडिया को ये बोल देंगे कि तुम तो पूरे के पूरे कंप्लीटली झूठे आइडिया हो, और तुम्हारा जो आइडिया है वो एक तरीके से क्या है, मिसलीडिंग आइडिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति का आइडिया मिसलीडिंग लगता भी है तो भी उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके कम से कम। ठीक है, इसका क्रक्स ये है, समझ पा रहे हो? हर किसी को ओपिनियन होना चाहिए, हर किसी को एक्सप्रेशन का फ्रीडम होना चाहिए, तब भी भले ही वो जो आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है वो फॉल्स आइडिया क्यों ना हो। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं? सेकेंड पॉइंट बोलते हैं सॉरी, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ। कभी भी सच अपने आप उजागर नहीं होता है। हमेशा दो अपोजिंग आइडियाज़ लड़ते रहते हैं, और उस अपोजिंग आइडियाज़, उन दोनों के लड़ने की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे पास ट्रुथ आता है। एग्जाम्पल बताऊं? लिबरलिज्म एक आइडिया है। लिबरलिज्म कहता है कि लिबर्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मार्क्सिज्म इसका अपोजिंग आइडिया है। मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म कहता है इक्वालिटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक तरफ लिबर्टी, एक तरफ इक्वालिटी, दोनों लड़ रहे थे। इन दोनों से एक नया ट्रुथ निकल करके आया, और वो आइडिया क्या कहता है? वो कहता है दोनों इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, और ये आइडिया ही वेलफेयर स्टेट का आइडिया है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये आइडिया केवल एक एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए कि जब भी हमें ट्रुथ निकालना होता है, या जब ट्रुथ आता है, तो वो दो अपोजिंग आइडियाज़ की कन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। समझ गए? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है? द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ इज़ वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इट इज़ ऑल्सो ऑफ कंटिन्यूइंग वैल्यू फॉर ऑल द टाइम्स। ये जो कन्फ्लिक्ट हो रही है लगातार आइडियाज़ के बीच में, ये फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो ट्रुथ होता है ना, एक बार अगर हमने मान लिया कि सपोज ट्रुथ है, कोई चीज़ ट्रुथ है, तो फिर उसके बारे में हम सोचना ही बंद कर देते हैं। हमने मान लिया भाई ये चीज़ फिक्स्ड हो गई, अगर ये चीज़ ट्रुथ है तो बस यही ट्रुथ है। लेकिन जैसे ही उस ट्रुथ को भी कोई चैलेंज करेगा तो क्या होगा? वो ट्रस्टवर्दी बनेगा। वो जो आइडिया है वो ट्रस्टवर्दी बनेगा। एग्जाम्पल ऐसे समझो, हम सभी मानते हैं डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से डेमोक्रेसी ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छी है। ठीक है, ये आइडिया है, ये ट्रुथ है। धीरे धीरे क्या हुआ है? धीरे धीरे ये हुआ है कि हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई डेमोक्रेसी से ज़्यादा अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। एक ऐसा ट्रुथ हमने मान लिया, और इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया कि कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल सोचना बंद कर चुके हैं, है ना? लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी छीन ली जाती है और डेमोक्रेसी की जगह पर इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है इंडिया में, तो क्या होता है? तो हम दोबारा से रियलाइज़ करते हैं कि डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी वजह से क्या हुआ? डेमोक्रेसी का आइडिया कहीं ना कहीं दोबारा से इमर्ज करा। डेमोक्रेसी को फिर से लोगों ने बोला कि हाँ, डेमोक्रेसी वाकई में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो हम कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी एक ट्रुथ बन चुका था, एक फिक्स्ड आइडिया हो चुका था, उसको हमने वाकई में दोबारा से रियलाइज़ करा कि ये जो ट्रुथ हमने पकड़ा है कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, उसको हमने दोबारा से हम समझ पाए कि हाँ, जो हमने आइडिया पकड़ा है वो ट्रस्टवर्दी आइडिया है, वो झूठा आइडिया नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये एक एग्जाम्पल था कि जब भारत में इमरजेंसी लगी तो जो हम लोग पकड़ करके बैठे हुए थे कि डेमोक्रेसी एक फिक्स्ड आइडिया है, डेमोक्रेसी ही बस है, फिर उसके बाद जब डेमोक्रेसी को भी चैलेंज लगा तो डेमोक्रेसी भी हिली, थोड़ी सी चैलेंजेस आए। ठीक है, और लोगों को फिर समझ में आया कि ये बात एक्चुअली में ये हमारा आइडिया सही है कि डेमोक्रेसी वाकई में एक अच्छी गवर्नमेंट होती है बाकी सभी चीज़ों से, बाकी सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। ठीक है, लास्ट वाला क्या बोला जा रहा है? लास्ट वाला बोला जा रहा है कि वॉट एवर वी कंसिडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू। ठीक है, नहीं, फाइनली क्या बोल रहे हैं? वी कैन नॉट बी श्योर वॉट वी कंसिडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू। हम
श्योर नहीं हो सकते कि जो हम ट्रू मानते हैं वो एक्चुअली में ट्रू है। कभी कभी क्या होता है कि जो आइडिया को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फॉल्स मानते थे, पूरी सोसाइटी उस आइडिया को फॉल्स मानती थी, सप्रेस कर देती थी उस पर्टिकुलर आइडिया को, वो कुछ समय के बाद जा कर के सच निकलता है कि यार ये तो हम फॉल्स मानते थे और ये सच निकल गया, और यही जा कर के सच निकला। तो क्या कह रहे हैं फिर वो, सोसाइटी दैट कंप्लीटली सप्रेस ऑल द आइडियाज दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं करने देना है, इसीलिए हमें किसी के भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि सोसाइटी जो आज के टाइम में सारे आइडियाज़ को सप्रेस किया करती थी क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं थे लोगों के द्वारा, तो क्या हुआ, वो एक वैल्यूएबल नॉलेज को भी लूज़ कर गई। वो सोसाइटी उस वैल्यूएबल नॉलेज को भी लूज़ कर गई जस्ट बिकॉज वो आइडियाज़ एक्सेप्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से जे.एस. मिल ने 4 रीजंस दिए कि भाई क्यों हर एक के लिए, इवन दो कोई आइडिया हमें आज के टाइम में लग रहा है कि वो फॉल्स है, बट हमें नहीं पता आने वाले टाइम में वो आइडिया ट्रू हो सकता है, और अगर आज हमने उसको दबा दिया तो क्या होगा, उसका जो वैल्यूएबल नॉलेज है जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हम लूज़ कर देंगे। इसीलिए हमें हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है, और इवन दो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए एक ऐसा आइडिया दे जो हमें आज फॉल्स लग रहा है, बट फिर भी हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, हमें उसको दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। समझ पा रहे हो, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जो जे.एस. मिल ने प्रोवाइड करी, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है फ्रीडम चैप्टर वो फाइनली आज फिनिश होता है। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी चीज़ें, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश करी है, और अगर आपको लगा है कि वाकई में यार एफर्ट्स डाले गए हैं, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, तब तक हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इक्वालिटी। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, मज़ा आए चीज़ों को पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि हम केवल डिक्टेट करके चले, क्योंकि मेरे लिए भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता अगर मैं भी केवल रीड करती, एक्सप्लेन कर देती और 30 मिनट की वीडियो में चीज़ें ख़त्म हो जाती। मेरे लिए आसानी थी भाई, मुझे बनाने में कम एफर्ट्स लगते, मुझे हाईलाइट ना करना पड़ता, बहुत आसानी से मैं एक तरीके से 30 मिनट में आपको मोटी मोटी चीज़ें बता करके केवल रीड करते हुए उतना ही मीनिंग बता सकती थी जितना आपको, अगर आप खुद रीड करते उतना तो आपको भी समझ में आ जाता। ठीक है, तो 30 मिनट्स का काम में इतना ही हो पाता, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जितनी मेरी एक्वायर्ड नॉलेज है उतना आपको दूँ, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको चीज़ें समझाऊँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिक्स्ड हो। ऐसा ना हो कि 30 मिनट की वीडियो के बाद जब आप चीज़ें बंद कर रहे हो तो फिर आपको कुछ है ही नहीं दिमाग में, केवल उतना ही है जितना ऑलरेडी टेक्स्ट में दिया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब आपको देने की कोशिश इसीलिए करी गई है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको, लंबे टाइम तक याद रख सको। ठीक है, तो बुक अभी भी बंद मत करिएगा, वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा से एक बार चैप्टर को गो थ्रू करें, अंडरस्टैंड करें कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनाए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने आज समझी हैं। ठीक है, ताकि आप फ्रीडम को एक्चुअली में समझ सको, और उसकी जितने भी डिबेट्स हैं उसको अपने आसपास ऑब्जर्व करो और अप्लाई करो अपनी फ्रीडम की नॉलेज को अपने आसपास। ठीक है, इस तरीके से हम अपने वीडियोस को एक तरीके से यहीं पर फिनिश करते हैं, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 इक्वालिटी। तब तक मस्त तरीके से पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए इसी तरीके से, और इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।